गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है। बीएससी के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए एडवांस्ड केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जिसके पार्ट नंबर 3 की हम बात करने जा रहे हैं। और हमने कुछ बात की थी, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो एनएमआर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, उस पर कुछ एक दो क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नाभिक अल्फा बीटा चक्रण क्या है? नाभिक अल्फा बीटा चक्रण क्या है? जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की एब्सेंस होती है या अनुपस्थिति होती है तो अल्फा चक्रण होता है, और जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति होती है तो उस टाइम बीटा चक्रण होता है। तो दोनों का जो चक्रण होगा वो अलग अलग होगा। तो जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है, एक तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति की बात करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति, और एक है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति। दो चीज़ों पर बात कर रहे हैं हम। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो चक्रण होता है वो चक्रण जो होगा वो अल्फा चक्रण होगा, यानी ये चक्रण है वो अल्फा चक्रण है। लेकिन यहाँ पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है, तो इस तरीके से चक्रण शो करेंगे, ये क्या हो जाएगा? बीटा चक्रण हो जाएगा। तो अल्फा चक्रण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में जो चक्रण होता है वो तो अल्फा चक्रण होता है, और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो चक्रण होता है वो क्या होता है? बीटा चक्रण होता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कोई भी नाभिक चक्रण करता है तो उसका चक्रण क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। और परिवर्तित होने का मतलब हमारे पास यहाँ पर हम ऊर्जा से संबंधित बात कर रहे हैं। आई का मान हमारे पास 1/2 है मान लो, तो हम इसको दो भागों में विभाजित करते हैं, 1/2 और -1/2। ठीक है, ये तो निम्न ऊर्जा हो गई, निम्न ऊर्जा क्षेत्र हो गया, ठीक है, या अल्फा SPM हो गया, ठीक है, और ये उच्च ऊर्जा क्षेत्र हो गया, और ये हो गया बीटा SPM, ठीक है। तो I का मान 1/2, अभिविन्यास 2 हो गए, 1/2 प्लस और 1/2 माइनस, प्लस 1/2 होगा तो निम्न ऊर्जा क्षेत्र होगा, और माइनस 1/2 होगा तो उच्च ऊर्जा क्षेत्र होगा। तो निम्न ऊर्जा क्षेत्र में अल्फा चक्रण और उच्च ऊर्जा क्षेत्र में बीटा चक्रण, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अल्फा चक्रण और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में बीटा चक्रण। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बोल्ट्जमान वितरण क्या है? बोल्ट्जमान वितरण क्या है? एक दो क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर, क्योंकि ये भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड है। अब बोल्ट्जमान वितरण क्या है इसकी बात करते हैं हम। हमने पीछे एनएमआर की बात की थी, तब हमने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो नाभिक भी चक्रण गति करता है, इससे संबंधित हमने बात कर ली थी। और नाभिक क्या करता है? चक्रण करता है। तो हम क्या करें? नाभिक पर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा दें। नाभिक पर क्या करें?
नाभिक। और नाभिक क्या होता है? जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। नाभिक पर क्या करें? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दें। नाभिक पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाएं। तो कुछ नाभिक तो ऐसे होते हैं, चलो मैग्नेटिक फील्ड फील करने लग जाते हैं, लेकिन कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तो होते हैं, लेकिन कुछ नाभिक ऐसे होते हैं जो लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में होते हैं। दिशा कौन सी हो जाती है? विपरीत। भी नाभिक पर अपने क्या कर रहे हैं? बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हैं। तो कुछ नाभिक तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होते हैं, लेकिन कुछ नाभिक क्या होते हैं? विपरीत दिशा में होते हैं। और विपरीत दिशा में होते हैं तो वो हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और उसे ही बोल्ट्जमान वितरण कहा जाता है। तो दो क्षेत्र बन जाएंगे, एक लो एनर्जी का क्षेत्र और एक हाई एनर्जी का क्षेत्र, और उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसे बोल्ट्जमान वितरण कहा जाएगा। तो ये हमारे दो क्वेश्चन की बात हुई। एक क्वेश्चन और है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं इस टॉपिक से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3 है, लार्मर आवृत्ति क्या है? लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या है? लार्मर आवृत्ति क्या है? अब आवृत्ति तो होती है, न्यू को फ्रीक्वेंसी से नोट किया जाता है। आवृत्ति कोई भी ऐसे वेव जारी है, 1 सेकंड में ऐसे कितनी तरंगें गई, वो उसकी क्या होती है? आवृत्ति होती है। इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब ये बोला है कि लार्मर आवृत्ति क्या है? तो नाभिक क्या करता है? नाभिक जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं, ये क्या करता है? चक्रण करता है। और चक्रण करने के लिए एक आवृत्ति की आवश्यकता होती है इसे, और उस आवृत्ति को ही बोला जाता है लार्मर आवृत्ति। क्या बोला जाता है? लार्मर आवृत्ति। और जो क्या होती है? लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। तो ये तो लार्मर आवृत्ति हो गई। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र हम लगा रहे हैं V0 से हम शो करते हैं, तो ये क्या होती है? लगाई गई चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होती है। जितना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र लगेगा, लार्मर आवृत्ति का मान उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये हमारे 3 छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिन पर हमने चर्चा की। अल्फा बीटा चक्रण क्या है, बोल्ट्जमान वितरण क्या है, और लार्मर आवृत्ति क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है नाभिकीय परिरक्षण। नाभिकीय परिरक्षण व बी परिरक्षण प्रभाव, सेल्डिंग डीसेल्डिंग इफेक्ट, बी परिरक्षण प्रभाव। अब देखिए, हमने बात की थी कि इलेक्ट्रॉन चक्रण करता है और नाभिक भी चक्रण करता है, इस पर चर्चा की थी हमने। तो एक प्रोटॉन है हमारे पास, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन ये किस रेडियो आवृत्ति की विकिरणों को क्या करेगा? रेडियो आवृत्ति की विकिरणों को अवशोषित करेगा। रेडियो आवृत्ति की विकिरणों को अवशोषित करेगा, विकिरणों को अवशोषित करेगा। और अवशोषित करने का जो व्यवहार होगा वो इसकी केमिकल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करेगा। एक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड को, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड को फील करता है, फील करेगा, ये प्रोटॉन अगर मैग्नेटिक फील्ड को फील करेगा तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते हैं वो भी क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड को फील करेंगे, ठीक है। तब इस प्रोटॉन को सोचना पड़ेगा कि मैं रेडियो आवृत्ति की विकिरणों को अवशोषित करूं या ना करूं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है जिसके कारण वो मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न कर रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न कर रहा है वो होता है प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और उस चुंबकीय क्षेत्र को बोलेंगे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। तो एक होता है अप फील्ड, एक होता है डाउन फील्ड। तो कुछ इलेक्ट्रॉन अप फील्ड में चले जाते हैं, कुछ डाउन फील्ड में चले जाते हैं। अप फील्ड की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी और डाउन फील्ड की एनर्जी होगी वो कम होगी। तो दो क्षेत्र होंगे। अब देखिए, मान लो ये हमारे पास में ये इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस में और ये इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में और अप फील्ड। हमारे पास कोई भी प्रोटॉन है और उस पर क्या कर रहा है, प्रोटॉन पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है। अगर वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उन पर भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगेगा और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगने पर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड को उत्पन्न करेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड को बोला जाएगा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उन पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा और मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो वो कभी भी एनर्जी का अवशोषण नहीं करेंगे, वो कहाँ चले जाएंगे, अब फील्ड में चले जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा प्रोटॉन है और उसके बाहर की ओर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम है या इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में है या इलेक्ट्रॉन है नहीं, तब अब प्रोटॉन पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पर तो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा नहीं, तो ये कहाँ चले जाएंगे, डाउन फील्ड में चले जाएंगे। तो ये तो इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस में हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में। अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस में है तो अप फील्ड में जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डाउन फील्ड में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन है तो उस कंडीशन में प्रोटॉन विकिरणों का अवशोषण नहीं करेगा और अगर इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस है तब वो क्या करेगा, विकिरणों का अवशोषण करेगा इलेक्ट्रॉन की एब्सेंस में। तो अगर कोई भी अप फील्ड में जा रहे हैं तो उस प्रभाव को बोला जाएगा परिरक्षण प्रभाव, क्योंकि प्रोटॉन क्या कर रहा है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या हो रहा है, परिरक्षण हो रहा है, शेल्डिंग हो रही है। तो इसीलिए अगर हमारे पास दो प्रकार के समूह हो, मान लो एक प्लस आई इफेक्ट वाला हो और एक माइनस आई इफेक्ट वाला हो, दो समूह हमारे पास में, दो समूह मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर हमने ये ले लिया, ठीक है, ये तो अप फील्ड को शो कर रहा है और ये क्या कर रहा है, डाउन फील्ड को शो कर रहा है, डाउन फील्ड को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन है और उस कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है, यानी कि माइनस आई प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर H और ये H और ये H, इसके साथ कौन है, R है, ये तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है जिसका क्या कर रहा है, प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन अगर चक्रण करता है, प्रोटॉन अगर चक्रण करता है तो उस टाइम अगर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करेंगे और उसे प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र बोला जाएगा और वो अप फील्ड में चले जाएंगे और उस प्रभाव को बोला जाएगा परिरक्षण प्रभाव, शेल्डिंग इफेक्ट। लेकिन अगर प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन कोई भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न नहीं होगा, कोई प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। उस टाइम प्रोटॉन क्या करेगा, वेव्स का अवशोषण कर लेगा और
अवशोषण करके जो सिग्नल है वो सिग्नल डाउन फील्ड में होगा उसका, उसे बोला जाएगा विपरीरक्षण प्रभाव। मतलब कहानी कितनी है, प्रोटॉन की और बाहर की ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की। प्रोटॉन है वो मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेटिक फील्ड फील करेगा। इस पर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा, तो प्रोटॉन के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो वो क्या करेंगे, प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, और प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके सिग्नल कहाँ ले जाएंगे, अब फील्ड में ले जाएंगे। और उस कंडीशन में प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन के द्वारा क्या कर दिया जाएगा, परिरक्षण कर दिया जाएगा, शेल्डिंग कर दी जाएगी। तो इसे तो शेल्डिंग इफेक्ट कर देंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, उस टाइम प्रोटॉन अवशोषण नहीं करेगा जब परिरक्षण होगा। और कई बार क्या होता है, प्रोटॉन के चारों ओर इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो कोई मैग्नेटिक फील्ड वगैरह नहीं होगा, सिर्फ जितना भी प्रभाव होगा प्रोटॉन का होगा। और उस टाइम प्रोटॉन क्या करेगा, प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो कहाँ जाएगा, डाउन फील्ड में जाएगा। और डाउन फील्ड में जाने से जो प्रभाव पड़ेगा वो विपरीरक्षण प्रभाव पड़ेगा, और ये प्रोटॉन क्या करेगा, कुछ वेव्स का अवशोषण कर लेगा। इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इसके चारों ओर, इलेक्ट्रॉन होंगे तब तो इलेक्ट्रॉन वेव्स का अवशोषण नहीं करने देंगे। और इलेक्ट्रॉन नहीं है उस कंडीशन में ही वेव्स का अवशोषण कर सकता है ये। तो ये देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हमारे पास, एक तो Cl है जिसका माइनस आई इफेक्ट पड़ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो उस टाइम सिग्नल हमेशा ही डाउन फील्ड में मिलेगा अपने को। और अगर प्लस आई इफेक्ट पड़ रहा है तो सिग्नल अप फील्ड में मिलेगा, और अप फील्ड में सिग्नल होता है तब परिरक्षण होता है, और डाउन फील्ड में सिग्नल होता है तो विपरीरक्षण प्रभाव होता है। ये था हमारा परिरक्षण और विपरीरक्षण प्रभाव। तो हमने अल्फा बीटा चक्रण की बात की, बोल्ट्जमान वितरण की बात की, और नाभिकीय परिरक्षण और विपरीरक्षण प्रभाव। ये यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।